एक चंपारण के कोहिनूर के नाम से जाने जाते हैं। एक सर है डॉक्टर प्रोफेसर शोभालाल, यानी कि ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, यानी कि भारत के सबसे बड़ा मतलब विश्वविद्यालय है। उनके एक प्रोक्टर के रूप में है। आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर, सत्याग्रह न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। सर, बहुत गर्व होता है कि कोई चंपारण से जाकर और किसी राज्य में इतना बड़ा पद पर और इस पद को अच्छा से निर्वहन करता है। सर, ये बहुत खुशी का पल होता है। सबसे पहले सर थोड़ा अपना एक परिचय दे दीजिए सर। देखिए, पद तो विश्वविद्यालय का जो प्रबंधन है वो किसी भी अपने एम्प्लाई को उसके द्वारा जो काम किया जाता है या उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है या उसका जो डेडिकेशन होता है उसके आधार पर वो देता है। और इसके लिए हम सभी को विश्वविद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहिए। जी, आपने सही कहा, मैं चंपारण का हूँ, लेकिन मैं चंपारण का कोहिनूर हूँ या क्या हूँ ये मुझे पता नहीं है। जी जी। और मेरा परवरिश इसी मिट्टी से हुआ है और ये मिट्टी कहीं ना कहीं हमको खींच के लाती है। और अभी मैं दिवाली और छठ पर्व में आप लोगों के बीच आया हूँ, जी जी तो मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग हमारे से बात करने के लिए आए हैं, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। सर, आपकी जो शुरू से प्रवेश कैसे हुई? आप गांव से ही पढ़े या कहीं और जगह से पढ़े? जरा आप इसको शेयर करिए। देखिए, गांव की पढ़ाई की बात करिएगा तो आपको बहुत हंसी आएगी। जी जी मेरा जहाँ जन्म हुआ उस छोटे से गांव का नाम है बहुअरवा। जी बहुअरवा में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है भेड़िहारी टोला। जी तो 10 बरस का जब मैं हो गया था उस समय तक तो मैं बकरी चराता था। जी तो किसी शिक्षक की कृपा रही, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम बहुत अच्छे से मुझे नमस्कार करते हो, मैं जब आता जाता हूँ। जी उनका नाम रामनाथ महारा था। जी हमारे काफ़ी अच्छे शिक्षक थे जिन्होंने मेरे रास्ते को सही ढंग से ट्रैक पर लाया। जी तो फिर मैं जब स्कूल में वहाँ गया भेड़ियारी टोला में, तो पीपल के पेड़ के नीचे सभी बच्चे बैठते थे। कोई भवन नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं था। जी पेड़ के नीचे तब तक पढ़ाई होती थी जब तक बारिश नहीं होती थी। जी यानी जब बरसात के दिन होते थे तो विद्यालय बंद हो जाता था। जी उस विद्यालय में मैंने क्लास 1 में ज़रूर गया, लेकिन 1 साल के अंदर में मैं क्लास 3 तक पढ़ाई कर लिया, जी क्योंकि मुझे सब आ रहा था। मतलब लगता था कि मैं घर पर भाई लोग मुझे पढ़ाते रहे होंगे तो मैं गा भी रहा होगा। जी जी फिर मैं वहाँ से रिजल्ट आया तो मैं सेकंड कर गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सबसे तेज़ हूँ, तो मैं 3rd क्लास में सेकंड कैसे कर गया। जी जी तो गुरुजी ने कहा कि भाई आप तो 1 2 3 इसे प्रमोट हो गए हो, तो हमको सेकंड कोई ऐसा होने से तुमको सेकंड करने का कोई इच्छा नहीं है। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जिसके घर में रहते हैं उसको जानबूझ के उन्होंने फर्स्ट करा दिया। अच्छा अच्छा। तो मैं बगल के वहाँ से करीब करीब मेरे पैतृक गांव से करीब करीब 4 किलोमीटर दूर पर कटहरी मिडिल स्कूल है, मैं वहाँ गया जी और जा कर के 6 क्लास में सीधे बैठना शुरू कर दिया। तो 6 क्लास में भी मैं सबसे तेज विद्यार्थी था। अच्छा। तो 6 में मेरा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ था। तो 6 में वहाँ मेरा एडमिशन हुआ और 6 क्लास से जो पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, फिर मैंने वहाँ से 8th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद केवनिया हाई स्कूल में मैं वहाँ के बाद चला गया। केवनिया हाई स्कूल मेरे घर से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर है, तो पैदल ही स्कूल आना और जाना होता था। जी इसके बीच में हम लोग बलराम जी एक शिक्षक हैं, उनके घर पर जाके रात में रहते थे, पढ़ते थे, फिर आते थे। वहाँ से फिर साइंस टीचर के यहाँ जाते थे। यानी दिन भर में कुल मेरा 30-35 किलोमीटर रोज़ पैदल आना जाना होता जी था। जी तो ऐसे ही संघर्ष में बीता। फिर आईएससी मैंने एमजेके कॉलेज मोतिहारी से किया, सॉरी बेतिया बेतिया से। बेतिया एमजेके कॉलेज से किया। और फिर बीएससी ऑनर्स भी मैंने एमजेके कॉलेज बेतिया से किया। एमएससी मैंने मोतिहारी एमएस कॉलेज से किया। पीएचडी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से किया। और मैंने एमएस भी यूएसए के एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन 1 साल करने के बाद जी वो मेरा ब्रेक हो गया, क्योंकि इस बीच जो है ना मेरी माता जी का निधन हो गया। जी मतलब मैं मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस में भी मैंने 1 साल की पढ़ाई करी, लेकिन वो पूरा फाइनल नहीं हो सका। जी उसके बाद से फिर वो जो
नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसी समस्याएं आती गई फिर हम लोग अपने रोजी रोजगार के तरफ मुड़ते गए। तो चंपारण के एक छोटे से कॉलेज दुखी छापर में पढ़ाया, वहाँ से फिर आपको BBN कॉलेज बगहा में कुछ दिन, हाँ, उसके बाद से मैं राम गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है झारखंड का, वहाँ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया जी। वहाँ से आया। फिर मैंने सुपर 20 इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए स्टार्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, लॉजिंग फूडिंग 20 बच्चों को देना, ये एक काम शुरू किया। फिर मैं पटना में आसियाना टावर में चलता था द लीजेंड, तो लीजेंड में हम IAS PCS के लिए क्लास लेने के लिए जाने लगे। फिर कैरियर पॉइंट, द डायरेक्शन, ये सब जो UPSC के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी मुझे पढ़ाने को मिला। इस बीच में मैंने IAS के लिए वेब ऑफ साइंस किताब एक लिखी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी मीनिंगफुल रहा है। आज भी वो किताब काफ़ी पॉपुलर है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। और आज के डेट में तो मेरी 23 किताबें हैं। इसके लिए मैं ज्योति विद्यापीठ प्रबंधन को विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक इस तरह का माहौल यूनिवर्सिटी में शिक्षिकाओं को दे रखा है कि वो अपने पढ़ाने के साथ साथ अपने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो रिसर्च और अदर जो कंट्रीब्यूशंस हैं उस पर भी वो फोकस करने के लिए बोलते हैं जी। तो यही जर्नी है। और आज मैं ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, जैसा आपने बताया, देश का फर्स्ट स्टेट प्राइवेट वुमेंस यूनिवर्सिटी इंडिया का, तो उसमें मैं अभी कार्यरत हूँ और मैं प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हूँ। जी सर, अपने यहाँ जो यूनिवर्सिटी है और आपका जो वहाँ यूनिवर्सिटी है, ये दोनों का अभी तुलना किया जाए तो हम लोग यहाँ बहुत पिछड़े हुए हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहिएगा? अब देखिए, इसके लिए आप किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं बता सकते हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय है उसके जो फाउंडर थे श्रीमान डॉक्टर पंकज गर्ग जी, बहुत ही विजनरी, बहुत ही आप कहेंगे इतनी दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व थे कि अभी 2 दिन पहले मैंने यहाँ अखबारों में पढ़ा कि यहाँ पर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लागू होगा, चॉइस बेस्ड सिस्टम। और बिहार सरकार के जो हायर एजुकेशन के जो सलाहकार हैं मिस्टर डॉक्टर अग्रवाल, उन्होंने कहा कि बिहार में अब आपको CBS सिस्टम लागू करना होगा। हम जब वहाँ गए 2011 में ज्योति विद्यापीठ में, तो मुझे कल पेपर पढ़ के आश्चर्य हुआ कि ये सिस्टम पहले से वहाँ लागू है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हमारे यहाँ 12 बरस पहले से लागू है। तो सर इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, दोषी के लिए इसमें आप किसी को दोषी, ये एक सिस्टम है। जो एजुकेशन है उसमें एक चेन है जो शुरू होता है हमारे घर से, जहाँ हम स्टेक होल्डर हैं, हम गार्जियन हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन है जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद उसके टीचर हैं, फिर उसके यूनिवर्सिटीज़ है, फिर उसके बाद वाइस चांसलर है, चांसलर है, एक चेन है। उसके बाद सरकार का जो डिपार्टमेंट है UGC है, एक चेन है। लेकिन थोड़ी सी जागरूकता बिहार में आनी चाहिए। और अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि वो शिक्षाविद हैं, खुद भी बॉटनी के प्रोफेसर हैं, कि वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। और हमें लगता है कि अभी जो सेशन चल रहा है बिहार में, आप देख रहे हैं बिहार के जो 9 विश्वविद्यालय हैं, शायद 9 हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी, हो सकता है अब बढ़ गए हों, तो उसमें आप देखेंगे 3 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा है। जी, यही सबसे बड़ी समस्या है सर। अब आप बताइए, कोई विद्यार्थी 3 साल का कोर्स 6 साल में करेगा तो उसकी स्टेमिना घट जाएगी, उसका स्पिरिट घट जाएगा, उसमें जो सीखने की जो टेंडेंसी है, उसमें जो ललक है पढ़ने का, जो उसमें एक लगन है, वो धीरे धीरे घटेगा। जैसे जैसे उम्र उसका बढ़ेगा उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी कब करेगा जब उसके पास डिग्री ही नहीं है। तो सत्र यहाँ नियमित नहीं है, फर्स्ट तो खामी ये है। दूसरा, यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या है भाई? आज हम आपसे पूछें कि कितने ऐसे कॉलेजेज हैं बिहार विश्वविद्यालय में जिनका NAAC में एक्रेडिटेशन है, तो कहेंगे कि बहुत कम। जी बिल्कुल। अगर है तो काफ़ी नील है, नेग्लिजिबल है। दूसरा, उनके लिंकेज प्रोग्राम क्या है? लिंकेज का मतलब हुआ कि जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं
उसके जो आउटकम्स हैं, उसके जो प्रतिफल है, उससे समाज का क्या लेना देना है। जी जी आपने कोई नियम पढ़ाया, उस नियम का समाज से क्या रिलेशन है, समाज से उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो सिलेबस में वैसी वैसी चीज़ें भी हैं जिसका कोई मीनिंगफुल आउटकम्स, इसको कहेंगे अंग्रेजी में, मतलब नहीं कुछ है। सिलेबस को चेंज करना चाहिए। सिलेबस को बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन करने की जी ज़रूरत है। और सिलेबस को बनाने के लिए जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, जो उनका एकेडमिक काउंसिल है, या जो उसके जो सीनेट के मेंबर्स हैं, या जो उनके अदर्स जो कमिटी है, जी मुझे लगता है कि उसमें पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप किसी को खुश करने के लिए एमएलसी नहीं बना रहे हैं, मंत्री नहीं बना रहे हैं, तो चलो हम यूनिवर्सिटी में सीनेट सिंडिकेट में डाल देते हैं, जी वो आदमी तो खुश हो गया। लेकिन जी, जो आदमी एक एडमिशियन नहीं है, वो सीनेट सिंडिकेट में जाके क्या करेगा? उसको क्या पता है कि भाई फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए। आज जो फिजिक्स यहाँ पर बीएससी में पढ़ रहा है, उसका कोई पोर्शन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नहीं? उसका कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एप्लीकेशन है कि नहीं? यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ कि जो बिहार यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जब मैं आपको कहूँ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी का अगर आप फिजिक्स का सिलेबस उठाएंगे, हमारी एकेडमिक काउंसिल ने, हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने जो अप्रूवल दिया, या वहाँ का इंजीनियरिंग का ले लीजिए, एज सच सिलेबस आप कैम्ब्रिज में जब वहाँ जाएंगे, ऑक्सफोर्ड्स के सिलेबस को देखेंगे, जहाँ जहाँ उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो ये तो यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है कि ग्लोबल लेवल पर सिलेबस का फॉर्मेशन होना चाहिए। जी अब पता नहीं इनके कौन एक्सपर्ट आते हैं, किस तरह के सिलेबस बनाते हैं, कि क्या मतलब है। कभी होता है कि सब्सिडरी रहेगा, कभी रहेगा कि सब्सिडरी 3 इयर्स डिग्री कोर्स से हट जाएगा, है ना। सब्सिडरी में चॉइस करने का, चुनने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बहुत सारी झीक जाग चीज़ें हैं, समझ गए ना। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही है। और दूसरा है लड़कियों की सुरक्षा के लिए बिहार के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे नामांकन तो है, आप खुद जाकर के अध्ययन करके देखिए कि कितनी बालिकाएं कॉलेजेज में जा रही हैं। इसका कारण क्या है? कहाँ सिक्योरिटी लेवल है? तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय के जो आज के डेट में माननीय सलाहकार और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमान वेदांत गर्ग जी हैं, वो भी इस बात से सहमत हैं। और उन्होंने हाल में मुझे एक दिन बताया कि देर सबेर भारत के सभी विश्वविद्यालयों को ज्योति विद्यापीठ का जो एक मॉडल है, चाहे वो एकेडमिक मॉडल हो, चाहे लड़कियों का जो सिक्योरिटी का मॉडल हो, उसको अपनाना पड़ेगा। आप जाइए हमारे विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ में, आप देखिए, प्रशंसा की बात नहीं है, वहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी है। आप गेट नंबर 1 पर जाएंगे, आपका थ्रूली मेटर डिटेक्टर से चेक होगा, आपका पास बनेगा, आपका फोटोग्राफी होगा। फिर गेट नंबर 2 पर जाएंगे, पास का वेरिफिकेशन होगा। फिर आप रिसेप्शन पर जाएंगे, आपको किससे मिलना है, क्यों मिलना है। अनवांटेड लोगों की कोई एंट्री नहीं है। प्लस बच्चियों की एक पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ मोबाइल प्रोहिबिटेड है। जी मोबाइल इसलिए प्रोहिबिटेड है, एक तो इसके दुष्परिणाम है कि रेडिएशन लेवल से आपको समझ सकते हैं कि कितना हार्मफुल है। दूसरा ये है कि विद्यार्थी को जब पढ़ने का समय है, उसको दिमाग पढ़ाई पर लगाना है। जी 2 साल 4 साल के पढ़ाई के बाद देखिए मोबाइल, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है कैंपस जो है ना, ग्रीन क्लीन कैंपस के नाम से यूजीसी ने, सरकार के एजेंसी ने उसको एक बहुत ही हैप्पी कैंपस डिक्लेयर किया है। जी तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ के विश्वविद्यालयों में, यहाँ के कॉलेजेस में भी अगर आप लाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन इसके लिए कौन बोलेगा? सवाल ये प्रश्न उठता है कि इस बात को कौन कहेगा? जी क्या वे लोग जो शिक्षकों के नाम पर या शिक्षक के नाम पर एमएलसी बन गए, क्या वो बोलते हैं विधानसभा में? नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो अपने सरकारी फंड से बिहार से बाहर के मॉडल विश्वविद्यालयों में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ के शिक्षकों से मिलें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वहाँ के शैक्षणिक वातावरण को देखें, उसका अध्ययन करें, और फिर आकर के विधानसभा विधान परिषद में इस तरह का प्रस्ताव लाएं कि भाई हमारे राज्य में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको एक बात कहूँगा जो आपके इस डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। जी मैं वो पहला व्यक्ति हूँ बिहार का, नीतीश कुमार जी इसका क्रेडिट नहीं देंगे और कोई भी नहीं देगा, उनके चीफ सेक्रेटरी भी नहीं देंगे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं देंगे, लेकिन वो मेल मेरे पास है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इनको लिखा कि भाई आप भी बिहार में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट बनाइए,
जी और यहाँ पर अच्छे अच्छे पार्टीज़ को इनवाइट कीजिए ताकि वो अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन खोलें। आपके सरकारी सिस्टम नकारे हैं, इससे कहीं कुछ होने जाने नहीं है। सर ये सिर्फ डिग्री दे रही है, बताओ क्या होगा आप डिग्री का, बताओ आप डिग्री 3 साल लेके, की डिग्री 5 साल में सिर्फ दे नहीं रही है। 5 साल नहीं, आप 1 साल में ले लीजिए डिग्री। जी जी डिग्री से आपको क्या मिलने वाला है? वही यदि तो। जब तक आपके पास स्किल नहीं है, जी जी आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास किसी काम को करने का ढंग नहीं है। हमारे यहाँ जाइए, कंप्यूटर साइंस के बच्चों से मिलिए, लड़कियों से मिलिए। जी हमारे यहाँ जाइए, जो बीबीए है, रिटेल के जो बच्चे हैं, या हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, फैशन है, फाइन आर्ट्स है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, जितनी हमारे यहाँ फैकल्टी है, फार्मेसी है, मतलब एमबीबीएस और डेंटल को छोड़ के आपके मुंह में से जो भी विषय या कोर्स की बात, प्रोग्राम की बात आपके मुंह से निकल जाए, सब हमारे यहाँ है। लेकिन सब मैनेज्ड है और सब का आउटकम्स आ रहे हैं। जी भाई आपके यहाँ तो सारे ट्रेडिशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, वहीं बीए बीएड, बीए बीएड भी अभी नहीं है, वहीं बीए, वहीं बीएससी, वहीं एमएससी, वहीं एमए। इससे क्या होगा? दुनिया कितना आगे चला गया, और आप सेल्फ फाइनेंस के नाम पर कुछ कुछ बीसीए बीबीए कहीं कहीं चला रहे हैं। आपने उसमें पढ़ाने के लिए किन लोगों को रखा है, ये आपको देखना होगा। वो आपके रेगुलर प्रोग्राम में क्यों नहीं है? जैसे आपका बीएससी चल रहा है और उसके रेगुलर टीचर हैं, उसी तरह से बीबीए के भी रेगुलर टीचर होना चाहिए, बीसीए के भी रेगुलर टीचर होना चाहिए। अब यहाँ से बच्चे बीसीए एमसीए करके हमारे यूनिवर्सिटी में कोई अप्लाई करता है कि भाई हम किसी जॉब के लिए, हम जब उनका इंटरव्यू लेते हैं, पता चलता है कि उनको C++ नहीं आ रहा है, उनको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है। जबकि आपको पता है बिहार की मिट्टी की प्रतिभा का पूरा दुनिया कायल है। यहाँ के बच्चे इतने मेहनती हैं, यहाँ के शिक्षक इतने मेहनती हैं, लेकिन उसको संवारने का और उसको एक जगह ले आकर के इकट्ठा करने का काम सरकार का है। सरकार जो अपने प्रतिनिधि को, अपने लोगों को जो बैठाई है ऊपर, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ी रोना है कि शिक्षकों को आप देख लीजिए, उनको जब उनकी सैलरी आनी होती है तो अखबारों में छपती है कि अब इनको सैलरी मिलने वाली है। जी जी क्या बात है भाई, ये क्या है? मंत्री जी और सारे संतरी और उनके सारे पदाधिकारियों के राज है, और शिक्षकों यहाँ भूखमरी के कगार पर हैं। तो इस तरह के सेटअप में आप भूखे पेट शिक्षक से आप बहुत बड़े शोध और बहुत बड़े अनुसंधान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार को मैं आपके माध्यम से ये सुनाना चाहता हूँ कि आप अपनी नींद खोलिए, और अगर एक बिल्डिंग ख़राब हो गया उसको तोड़ दीजिएगा, अगर एक फर्नीचर ख़राब हो गया तोड़ दीजिएगा, अगर कोई खाना ख़राब हो गया फेंक दीजिएगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कैरियर ख़राब हो गया, आप उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। और आप 3 जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ आपका जो व्यवहार है सही नहीं है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी है। एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट। आप कैसे लोगों को चांसलर बना रहे हैं, मैं नाम नहीं रखूँगा। जी आप चांसलर जिसको पूरे यूनिवर्सिटीज़ के अफेयर्स को देखना है, जिसको सारे वाइस चांसलर को डायरेक्शन देने हैं, सारे वाइस चांसलर को मीटिंग पर बुलानी है, उसमें क्या हो गया? उसमें पॉलिटिकल मामला कहाँ आता है? उसमें तो आप उसके पढ़े लिखे कोई शिक्षाविद, कोई बड़ा प्रोफेसर, मुरली मनोहर जोशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एटॉमिक फिजिक्स के इतने बड़े प्रोफेसर थे। जी उनको अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं तो समझ में आता है कि भाई वो प्रोफेसर थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के गुरु थे, हैं? वैसे वैसे लोगों को बनाओगे तो समझ में आता है। यहाँ तो जिसको जो मन में आया वो विभाग दे दीजिए, वो मंत्री बना दीजिए, वो संतरी बना दीजिए। तो ये जब तक आपको, मैंने क्या कहा, सिस्टम में आमूल चमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक आप सिस्टम को नहीं सुधारिएगा, एक को सुधारने से, एमजेके कॉलेज के प्रिंसिपल को के ट्रांसफ़र कर देने से एमजेके कॉलेज का सिस्टम क्या सुधरेगा? टीचर हो सकता है कि कल से आना शुरू कर देंगे जो नहीं आते थे, या 2 क्लास ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन सिलेबस तो नहीं बदल जाएगा ना। बिल्कुल नहीं बदलेगा सर। उनके एग्जामिनेशन का शेड्यूल तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, वो तो यूनिवर्सिटी को करना है। जी जी तो सर हम लोग यहाँ देखते हैं अक्सर, जैसे पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, ये 21-24 सेशन है, अभी 19-22 का सेशन लटका हुआ है, पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पार्ट 2 का अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। देखिए कितना सेशन लेट चल रहा है। उसमें होता क्या है कि मान लीजिए 1 लाख बच्चा अपीयर हुए,
उनका 50,000 रिजल्ट बन गया और 50,000 बच्चा पेंडिंग हो गए। तो यहाँ पेंडिंग का मामला सर बहुत चलता है और वो बच्चा अब दौड़ते रहे, खुद अपने जाकर अपने से पैरवी लगाकर यूनिवर्सिटी में काम कराते हैं। आपको मैं एक बहुत रोचक बात आपने मुझे बोलने के लिए बाध्य किया, मैं उसको बताना नहीं चाहता था आपको। जी जब मैंने पीजी कर लिया तो मुझे जब पीएचडी करने की इच्छा हुई तो हमारे आदरणीय गुरुदेव जो अब जिंदा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम पीएचडी कर लो। जी तो मैंने कहा कि सर पीएचडी कैसे होता है, मुझे तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पीएचडी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सिनॉप्सिस जमा करना होगा। उन्होंने जो प्रोसेस बताया हम उसमें लग गए। 1996 में मेरी पीएचडी की यात्रा शुरू हुई। जी 1996 में, चलिए 3 साल का उस समय पीएचडी था। जी 1996 में जो पीएचडी की जो मेरी यात्रा शुरू हुई तो 2002 में मेरी थेसिस 2000 सन में मेरी थेसिस जमा हो गई विश्वविद्यालय में। जी 3 साल तक मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए मैं दौड़ते रहा गया। और मैं नहीं बताऊंगा आपके कैमरा के सामने कि उस विश्वविद्यालय के किरानी, उस विद्यालय के जो लोग थे किस किस तरह से बच्चों का शोषण करते हैं, कितना वो घुमाते हैं। मंगलवार को आइए, फाइल गुम हो गया, ये मीटिंग नहीं हुई, वो मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। जी जी तो 1996 से शुरू हुआ और 2005 में मेरा वाइवा हुआ, डिग्री अवार्ड हुई। अब सोचिए 9 साल 10 साल आपने मेरे को लटका के रखा, जबकि मुझे 2000 सन में ही डिग्री मिल जानी चाहिए थी। ये मेरी पीड़ा है जिसका दंश मुझे बार बार झेलने को मिलता है। आज मैं किसी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के लिए अप्लाई अगर करने जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि भाई लोग कहेगा कि आपकी तो पीएचडी ही 2005 की है, तो अभी तो आपके 17 साल ही हुए हैं, आप तो प्रोफेसर इस समय बने हैं। तो ये जो किसी के कैरियर को जो ख़त्म किया कर रही है यूनिवर्सिटी, इसके लिए तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होने चाहिए। बच्चों को एक ग्रुप बना के यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के चांसलर, यहाँ के रजिस्ट्रार, सब किसी को पर जा करके सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए। ये सब लोग सर पॉलिटिक्स से ही आते हैं, तो केस किस पे होगा? नहीं, पॉलिटिक्स से तो न्यायपालिका का भी तो समझ में आएगा ना कि वहाँ क्या चल रहा है। आप किसी का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। बगल के पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, सेशन टाइमली है। जी देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का सर आप नाम लिए हैं तो मैं एक बात बताऊं कि पटना यूनिवर्सिटी का जो ज्योग्राफी का पढ़ाई होता है ग्रेजुएशन का, वो बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो सिलेबस वहाँ टैली करता है। मैं आपको बताऊं कि पटना पहले जब मैं पढ़ाता था यूपीएससी के लिए तो सिलेबस मुझे बार बार देखना होता था जी। तो जनरल स्टडी साइंस में जनरली पढ़ाता था और मैथमेटिक्स पढ़ाता था। तो सिलेबस पर पहले लिखा रहता था कि मेन मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी जो भी उनके एनेक्चर में सब्जेक्ट है यूपीएससी के, तो उसके नीचे लिखा रहता था कि इसके मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम होगा। ये नहीं लिखा होता था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का होगा, जेएनयू का होगा या ज्योति विद्यापीठ का होगा। इतनी गरिमा रही है पटना विश्वविद्यालय की और आज भी वो मेंटेन है। जी, वहाँ तो सेशन अभी भी नहीं चलता है। यहाँ तो इनकी कोशिश ये है कि अपने बेटे को भेज दो फॉरेन। जी। हमारा बेटा जाकर के लंदन में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में या किसी दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन में फॉरेन में जाके पढ़ेगा। अभी हमारे, मैं नाम नहीं रखूँगा, उनके भाई, एक वाइस चांसलर थे यहाँ मेरे परिचित, उनके बेटा, बेटी, पोता, पोती सब आदमी फॉरेन में पढ़ रहा है। सबको मैं जानता हूँ और सबका वो फ़ोटो डालते रहते हैं फेसबुक कि आज मैं स्वीडन में अपने पोता से मिलने गया, आज मैं यहाँ गया। भाई आपका बच्चा स्वीडन में जाकर के बड़ा बड़ा डिग्री ले लिया, यहाँ का झगरू महतो का बेटा का कहाँ जाएगा? उसके पास तो ट्रेन का किराया नहीं है। तो एमजे कॉलेज है नहीं सर 5 साल में डिग्री देने के नहीं लिए? तो देखिए वो क्या है ना कि जब तक जनता गुलाम मानसिकता से ग्रसित रहेगी, सड़कों पर नहीं उतरेगी, तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। जी। और आप सोचिएगा कोई नेताजी आकर के बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे। नेताजी तब तक बोलते हैं जब तक उनको कुर्सी नहीं मिली है। जैसे कुर्सी मिलती है उनके पास अटैची आना शुरू हो जाता है, 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था हो जाती है, सारे कंपनी, सारे ठेकेदार के तरफ से उनको चंदा आना शुरू होता है। अब वो चैन सुख की ज़िंदगी जीते हैं। उनको आपके बेटे की पढ़ाई से अगर आप कहिएगा तो कहेंगे मैं अभी बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, आपके सामने फ़ोन कर देंगे, आप जाइएगा, बोलेंगे
अरे हम कोई आया था कर दिए, आप परेशान नहीं होइएगा, तो उसका क्या होगा। सर VC का जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल को बनाया जाता है। हाँ हाँ, अभी पश्चिम बंगाल में इस मैटर काफ़ी उछला है और वहाँ से ये पद को छीन लिया गया है, यानी कि ममता बनर्जी उसका विरोध कर दी कि ऐसा नहीं होगा। अब क्या ये सही है, यहाँ से भी पॉलिटिक्स से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना मैंने चाहिए? आपको क्या कहा कि एकेडमिक में आपको पॉलिटिकल लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जी जी हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि रिटायर्ड जो ब्रिगेडियर है, कर्नल है, आर्मी के चीफ हैं, जी रिटायर्ड आईएएस हैं, जो लोगों ने पढ़ाई करी है, जो सिलेबस जानते हैं, जी जिसने 10th तक पढ़ा, 12th तक पढ़ा, उसको किसी राज्य का गवर्नर बना दिया आपने जी जी बिल्कुल। और वो कुलाधिपति हो गया। अब आप जरा बताइए, ठीक है उसको आईएएस मिला हुआ है सेक्रेटरी, आईएएस क्यों बार बार आपसे जाकर पूछेगा क्या करना है। और वो एक VC के अपॉइंटमेंट में, मुझे नहीं नाम रखना है, जी आप लोगों को भी पता है, एक VC को अपॉइंटमेंट करने का चार्ज 50 लाख है बिहार में। जी तो 50 लाख रुपये जो दे के वाइस चांसलर बनेगा, वो कितना लाख कमाएगा तो उसका पैसा निकलेगा। और जब वो इतना कमाएगा तो ईमानदारी से क्या करेगा, सब लूटेगा। बिल्कुल उठेंगे लोग। तो और गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, केंद्र में जो सरकार है, जिसकी सरकार केंद्र की सरकार राष्ट्रपति जी को प्रपोजल देती है। राष्ट्रपति जी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हैं जी और जितने माननीय गवर्नर्स हैं वो सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है, सरकारी जो विश्वविद्यालय है, जैसे आपने पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला या बिहार यूनिवर्सिटी, इसके वो कुलाधिपति हैं। जी तो भाई मैंने क्या कहा, चेन, आप इसमें से पॉलिटिक्स को हटाइए। अभी आपने देखा कुछ लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनके डिग्री का ही पता नहीं था, कितना बवाल हुआ, कहाँ तक पढ़ा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब तक राजनीति का, अब पब्लिक क्या करे आप बताइए, पब्लिक हर बार ठगी जाती है, इसको हटा के उसको जिताती है, उसको हटा के इसको जिताती है, बाद में उसको लगता है तो इससे भी खराब निकल गया। पब्लिक क्या करे, पब्लिक तो परेशान है। तो एजुकेशन का एक अलग सेक्टर बनना चाहिए, बिल्कुल एजुकेशन का एक अलग सेक्टर बनना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें एजुकेशन को कंप्लीट शिक्षाविद लोगों के जिम्मे कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपको मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। अभी अब्दुल कलाम साहब के नाम पर शिक्षक दिवस पटना में है ना, अभी पुरस्कार मिलेगा। जी कुछ लोगों ने पिछले साल मुझे कहा कि हम लोग आपका नाम रिकमेंड कर दिया है जी आपको पुरस्कार के लिए। हमने कहा मेरा नाम काहे के लिए रिकमेंड करते हैं भाई, हम तो दूसरे राज्य में पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा नहीं, आपने सुपर 20 सुपर 30 यहाँ चलाया, बहुत गरीब बच्चों को इंजीनियर बनाया, बहुतों को IAS बनाया, आपको मिलना चाहिए। रिजल्ट आया तो उन लोगों को पुरस्कार मिला जिनको नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी आप देखिएगा उन्हीं लोगों को मिलेगा। भाई आप ये क्यों नॉमिनेशन करवा रहे हैं? आपका जो खुफिया तंत्र है, आपका जो विजिलेंस है, आपकी जो CID है, क्या उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि बिहार में के किस कोने में, किस जंगल में, किस झाड़ी में कौन क्या कर रहा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो ये सब तमाशा है। जी जी पहले से सेटिंग रहा था, हाँ अपने पहले आदमी से, को ही दे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, संतरी जी, विधायक जी, अभी जिस पार्टी की सरकार होगी उसके चमचों को ये पुरस्कार मिलेगा। दें। जी और जब जो चमचागिरी करेगा वो सरकार के खिलाफ क्यों बोलेगा? और सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा तो सरकार को तो सुना ही नहीं देगा। बिल्कुल सर। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, अब कितनी बातें आपसे कही जाए। खैर ये सब बात छोड़िए, फिर एक और चर्चा करते हैं कि आप चंपारण को होके आप जयपुर में अपना वहाँ जाकर शिक्षा दे रहे हैं, तो फिलहाल में आप चंपारण के लिए सर क्या सोचे हैं? आपकी चंपारण की बहुत ज़रूरत है इस समय। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं चंपारण जब भी आता हूं जी तो शायद आपको पता हो ना हो, किसी दिन मैं वहाँ एक स्कूल है, आपको एक तो आप जाएंगे लौरिया रोड में, जी लक्ष्य इंटरनेशनल, जी है कुंदन सांडिल्या जी, जी छोटे छोटे बच्चों को, वहाँ के शिक्षकों को बैठा करके मैं उनको 50 बातें बताता हूँ जी
किसी दिन मैं नवोदय में जाता हूँ, वहाँ के शिक्षकों को बैठा करके, छात्रों को बैठा करके 50 बातें बताता हूँ। जी किसी दिन मैं केआर में जाता हूँ, किसी दिन मैं दूसरे स्कूलों में जाता हूँ, तीसरे स्कूलों में जाता हूँ। तो मेरा यहाँ आने के बाद एक अंदर से ये रहता है कि भाई जो चीज़ दूसरे राज्य के बच्चों को मिल रहा है, जो इन्वायरमेंट वहाँ के टीचर और स्टूडेंट को मिल रहा है, वो यहाँ के लोगों से भी मिलना चाहिए। अब मेरे बोल के आने के बाद उसका क्या होता है, आपका जो सवाल है उसमें आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं कोई भविष्य में कोई विश्वविद्यालय या कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा स्थापित करा दूं। तो देखिए, हम लोग बहुत ही छोटे आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं जी और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कोई शिक्षण संस्थान यहाँ स्थापित कर सकें। हाँ, मैंने श्रीमान नीतीश कुमार जी को 2014 में जी मैंने एक मेल लिखा था जिसका उनका जवाब भी आया था कि हम भितियरवा में एक रिसर्च अनुसंधान केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं भितियरवा ही क्यों? इसलिए एक तो वो थारू बाहुल, आदिवासी बाहुल, जनजाति बाहुल, दूसरा भारत भर में फेमस जहाँ गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया है, कि मैंने कहा कि आप वहाँ ज़मीन दे दीजिए, आप कुछ पैसा दे दीजिए, हम वहाँ टॉप ग्रेड का आपको इंस्टीट्यूट खोलते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम बिहार के प्रगति के लिए एक से एक शोध पर काम कराएंगे। जी जब ये बात मैंने लिखा, जब ये सूचना आई, तो चंपारण के कुछ पत्रकारों ने जी चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को और कलेक्टर को फ़ोन करके कहा जी कि ये ऐसा कुछ संभव नहीं है, मतलब इसको टांग खींचना। हाँ, टांग खींचना। जी नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं उस पत्रकार लोगों का नाम नहीं बताऊंगा। जी आज क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो खुल सकता था। उस समय मैंने भारत के बहुत सारे रिटायर्ड साइंटिस्ट लोगों से बातचीत किया था और वो लोग कहा था कि वी आर इंटरेस्टेड टू सीट देयर वेयर गांधी जी वाज सिटिंग एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। तो अपनी तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है, जी जी लेकिन हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। मेरी पत्नी शालिनी जी जो खुद एक अच्छे संस्थान की शिक्षिका हैं, जी उनकी भी कोशिश है कि यहाँ के स्टूडेंट के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। तो अभी हम तो आपको बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ करेंगे ज़रूर यहाँ के लिए, चूँकि यहाँ का मिट्टी में पले हैं, यहाँ का हवा लिया है, पानी लिया है, यहाँ के लोगों का किसी के खेत में से गन्ना तोड़ के खाया है, किसी का अमरूद तोड़ के खाया है, ये सब कर चुकाना है। हाँ। तो भाई, और किसी ने दुलारा है, किसी ने शाबाशियाँ दी है, किसी ने तालियां बजाई है, किसी ने रिजल्ट आने पर मेरे रिजल्ट की खुशी में मिठाइयाँ बांटी है। तो उसके लिए तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, तो उनके लिए कुछ ज़रूर करेंगे, ये हमारी कोशिश है। लेकिन ये प्रकृति जानती है कि ये काम मुझसे कब कराएगी। हम इसके बारे में अभी कुछ आपको बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक सोच ज़रूर है कि हम लोग कुछ करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आप इतना मतलब एक बिजी शेड्यूल में भी आकर इतना बहुमूल्य समय दिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग आए, हमें अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप हमारे जो सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंचाइए कि बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है या देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ज्योति विद्यापीठ के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। उनकी टीम जाए, वो जा कर के अध्ययन करे और उस तरह का चीज़ यहाँ सेटअप अगर आता है तो हमको लगता है कि एक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपके पास आएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।